हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में हम कुछ स्विंग मशीन्स के बारे में पढ़ते आए हैं कि स्विंग मशीन क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेट कैसे किया जाता है और उसके अंदर डिफेक्ट क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे एडजस्टमेंट पार्ट्स होते हैं जिनके अंदर डिफेक्ट होते हैं और उनको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। तो उसी तरीके से आज हम एक और टॉपिक लेके आए हैं, स्विंग मशीन एडजस्टमेंट। इस टॉपिक में हम मशीन्स को किस तरीके से, जो भी आपके टेंशन डिवाइस होते हैं, स्टिच रेगुलेटिंग स्क्रू होता है और प्रेशर फुट को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, मशीन को कैसे केयर कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो आज हम सबसे पहले एडजस्टमेंट कितने पार्ट्स के हैं उनके बारे में देखते हैं। यहाँ पर हम मशीन के एडजस्टमेंट कितने तरीके से किए जाते हैं उसके बारे में देखेंगे। टेस्टिंग द टेंशन ऑफ थ्रेड्स, स्टिच लेंथ और प्रेशर ऑफ द प्रेशर फुट्स, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से टेंशन डिवाइस के जो थ्रेड्स होते हैं उनको हम टेस्ट कर सकते हैं और अपने स्टिचिंग के जो लेंथ होती है उसको कैसे कम ज्यादा कर सकते हैं, या फिर अगर हमें फैब्रिक के अकॉर्डिंग किस तरीके से उसमें सेट करना है, वो चीजों के बारे में आज समझेंगे। और प्रेशर फुट अगर हमारा सही से आपके फैब्रिक पर सेट नहीं होता तो उससे किस तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है और उसे कैसे सेट किया जा सकता है उसके बारे में जानेंगे और मशीन्स के केयर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टेस्टिंग द टेंशन ऑफ थ्रेड से। यहाँ हम बात करेंगे टेस्टिंग द टेंशन ऑफ थ्रेड्स की, कि किस तरीके से जो भी आपके टेंशन डिवाइस होते हैं, जैसे आपके बॉबिन हो गया, बॉबिन थ्रेड्स होते हैं, और जो आपके अपर पार्ट्स में जो भी थ्रेड्स होते हैं वो किस तरीके से स्टिचिंग को परफेक्ट बनाते हैं, इसके बारे में है। जैसे जो आपके ऊपरी थ्रेड्स और बॉबिन थ्रेड्स होते हैं वो दोनों ही सेलेक्ट करके एक परफेक्ट स्टिच बनाते हैं। अगर वो दोनों ही थोड़े से टाइट होंगे और उनके अंदर एक खिंचाव होगा तभी वो एक अच्छा स्टिच क्रिएट कर सकते हैं। और ये दोनों किसी भी मोटे कपड़े को इंटरलॉक करके एक मजबूत स्टिच तैयार करते हैं। जो भी उन दोनों के मिड की जो स्टिच होती है उसको क्रिएट करते हैं। आपके जैसे दो फैब्रिक्स हो गए उनको स्टिच करके एक इंटरलॉक का लुक देते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो भी फैब्रिक है वो और जो उसकी सीम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और इसके अंदर ये होता है कि अगर आपका टॉप का जो स्टिच है, जो आपका थ्रेड है, वो अगर टाइट होगा तो क्या ये आपके नीचे साइड की जो नीडल होती है, जब भी आपकी नीडल नीचे जाएगी तो वो एक तरीके से एक स्ट्रेट में जाएगी और वो बॉबिन के धागे को खींच करके ऊपर लेके आती है। तो इससे ये होता है कि जो भी आपका बॉबिन का थ्रेड होता है वो हमेशा हमें ऊपर की साइड शो होता है, और जो हमारा ऊपर का धागा होता है, जो अपर थ्रेड्स होते हैं, वो हमेशा हमारे बॉबिन के साइड में लॉक करके नीचे के साइड शो होते हैं। तो हमेशा जो भी स्टिचिंग की जाती है, तो जब भी आपके ऊपर के थ्रेड्स खराब हो रहे हो तो समझ लीजिएगा कि बॉबिन के अंदर कोई प्रॉब्लम्स है या फिर शटल में कोई प्रॉब्लम्स है। अगर नीचे के स्टिचेस खराब होते हैं तो आपके ऊपरी टेंशन डिवाइस जो होते हैं उनके अंदर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो इस कारण से ये सारी चीजें आती हैं। अगर आपको ये सारी चीजें टेस्ट करनी है कि किस तरीके से आपका बॉबिन का थ्रेड टाइट है या फिर ऊपर के जो थ्रेड्स है वो टाइट है, तो उसके लिए क्या कर लीजिए कि एक छोटा सा फैब्रिक ले लीजिए डायगोनल का और उसके 2 लेयर कर लीजिए और फिर उसके बाद उसके ऊपर हल्की सी स्टिचिंग करिए। जिससे क्या, अगर जो धागा टूटेगा, अगर नीचे का टूटता है तो समझ लीजिए कि ऊपर के जो टेंशन डिवाइस है वो आपके टाइट है। अगर ऊपर का थ्रेड टूटता है तो आपके जो नीचे के टेंशन या फिर बॉबिन का जो धागा है वो आपका टाइट है, तो जिस कारण से ये स्टिचेस खराब हो रहे हैं। एक बेसिक रूल है कि जो भी आपके अपर के थ्रेड्स होते हैं, जो थ्रेड टेंशन होता है वो हमेशा आपका या तो टाइट हो जाता है या लूज रह जाता है, और जो नीचे के थ्रेड्स होते हैं उनमें बहुत बेसिकली होता है कभी कभार ऐसा कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाए। सेकंड पॉइंट आता है हमारा स्टिच लेंथ। जो भी आपकी स्विंग मशीन्स होती है उनके अंदर एक कॉमन चीज होती है कि स्टिच रेगुलेटिंग स्क्रू जरूर होता है, जिससे क्या आपके जो भी टाके हैं उनको आप एडजस्ट कर सकते हैं आपके फैब्रिक के अकॉर्डिंग। जो भी आपकी स्टिच है उसको आप 6 to 30 स्टिच पर इंच पे चेंज कर सकते हैं इजीली। और जो आपके स्टिच रेगुलेटिंग स्क्रू होता है उसके अंदर जो नंबर होता है वो आपका होता है 0 to 5 और 0 to -5 नंबर लिखे होते हैं, जिसके थ्रू आप आसानी से अपने स्टिचेस को कम और ज्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर आपको बड़ा टाका चाहिए या फिर कच्चा करना है तो आप 5 नंबर का करके इजीली तैयार कर सकते हैं। और जब भी हम किसी पार्ट को पक्का करने की कोशिश करते हैं या फिर पक्का करते हैं तो हम क्या करते हैं कि आपका जो स्टिच रेगुलेटिंग स्क्रू है उसको ऊपर कर लेते हैं, और रिवर्स करना होता है तो जैसे ही हमको रिवर्स करना है तो हम क्या करेंगे -1 या -2, 3, 5 तक कर सकते हैं इजीली। तो वो
आपका रिवर्स में स्टिच होता है। ये स्टिचिंग आपके डिपेंड होती है फैब्रिक के टाइप्स पर और पर्पस ऑफ स्टिच पर। जो भी फैब्रिक के टाइप्स होते हैं, जैसे अगर आपको मोटा फैब्रिक चाहिए तो उसके स्टिचेस अलग होंगे, और जैसे आपका पतला फैब्रिक है तो उसके स्टिचेस अलग होंगे। जैसे यहाँ पर जो भी आपका फैब्रिक पॉलिन फैब्रिक दे रखा है, जिंगम रिक्वायर्ड फैब्रिक्स या ये होते हैं आपके 14 to 60 स्टिचेस पर इंच पर। और जो आपके महीन फैब्रिक्स होते हैं, जो आपके पतले फैब्रिक्स होते हैं, जैसे वॉइल हो गया, लवॉन फैब्रिक्स हो गए, ये आपके 16 to 20 स्टिचेस पर इंच पर होते हैं। और जैसे आपका डेनिम फैब्रिक है तो उसके अंदर आपके 12 to 14 स्टिचेस पर इंच पर किए जाते हैं। कपड़ा जितना ही भारी होगा, मतलब जितना ही हैवी होगा, उतनी ही स्टिचेस आपके लंबी होगी, मतलब जो उसकी स्टिच होगी वो लेंथ में ज्यादा होगी। अगर आपको इसकी टेस्टिंग करनी हो तो क्या करेंगे कि दोनों साइड एक स्टिच करेंगे जो भी आपका फैब्रिक है उस पे, और दोनों साइड्स को पकड़ के खींचेंगे। अगर आपकी स्टिच दिखाई देती है, उसके अंदर गैप शो होता है, तो समझ लीजिए कि आपकी जो स्टिचिंग है वो लेंथ में ज्यादा है। और अगर आपकी स्टिचेस नहीं शो हो रही हैं तो आपकी जो स्टिचेस है वो बारीक की गई है। और जैसे हमारे जो जर्सी वाले फैब्रिक्स होते हैं उनके अंदर हम हमेशा मोटी सिलाई का यूज करते हैं, नहीं तो क्या होता है कि अगर आप उसके अंदर बारीक स्टिचेस का यूज करेंगे तो वो आपको शो नहीं होगी और हो सकता है कि वो खराब भी जल्दी हो जाए। तो इसलिए उसके अंदर हम जो भी स्टिचेस यूज करते हैं वो उसकी जो लेंथ होती है वो ज्यादा रखते हैं। फिर आता है आपका पर्पस ऑफ स्टिच। ये जो इसका पर्पस होता है, जो भी आपकी स्टिचेस होती है उसको चेंज करने के लिए, उसको प्रभावित करने के लिए किया जाता है। थर्ड पॉइंट आता है आपका प्रेशर ऑफ द प्रेशर फुट। जो भी प्रेशर फुट होता है वो किस तरीके से आपके कपड़े पर मजबूती से पकड़ करके उसको स्टिच से जोड़े रखता है, कि किस तरीके से आप उसके अंदर स्टिचिंग कर सकते हैं। अगर आपका प्रेशर फुट लूज होगा तो क्या होगा कि जब भी आप स्टिचिंग करेंगे तो वो निडल के साथ ही आपका फैब्रिक उठ जाएगा, तो जिससे क्या आपकी हो सकता है कि स्टिचिंग खराब हो जाए और आपका फैब्रिक भी खराब हो जाए। प्रेशर फुट होता है वो आपके फैब्रिक को मजबूती से पकड़ के रखता है, और अगर आपका जो प्रेशर फुट है उसको अगर आप टाइट या लूज करना चाहते हैं तो प्रेशर बार के जो अंदर एक स्क्रू होता है उसको आप चेंज कर सकते हैं। उसको घुमा करके प्रेशर को दबाव ज्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अगर आपका प्रेशर फुट लूज है तो क्या करेगा, वो निडल के साथ ही फैब्रिक पर उठ जाएगा और जो आपकी स्टिचेस है उसकी क्वालिटी को खराब कर देगा। जो भी आपका प्रेशर फुट है वो हमेशा आप फैब्रिक की थिकनेस पर डिपेंड करता है, और अगर आपका जब भी फैब्रिक को आप लगाते हैं प्रेशर फुट के नीचे और आपका फीड डॉग शो होने लग जाए तो समझ लीजिए कि आपका जो प्रेशर फुट है वो बहुत ज्यादा टाइट है, तो उसको लूज कर दें। नहीं तो क्या होगा कि वो अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा और फैब्रिक को, जो आपका फीड डॉग है वो फैब्रिक को खराब कर सकता है। फिर हम बात करते हैं केयर ऑफ स्विंग मशीन। किस तरीके से आप अपनी मशीन को केयर कर सकते हैं, चाहे वो मशीन आपकी पुरानी हो या नई हो, उसको किस तरीके से आप परफेक्टली रख रखाव कर सकते हैं। और अगर आप उसकी अच्छे से केयर करते हैं तो वो कई सालों तक आपके लिए वर्क कर सकती है। और उसके अंदर अगर कोई पार्ट्स एडजस्टमेंट्स जो होते हैं वो खराब हो तो उसे चेंज कर लीजिए, और उसकी टाइम टू टाइम उसकी रिपेयरिंग करते रहना चाहिए। उससे क्या होगा कि उसकी मेंटेनेंस बढ़ जाती है और वो अच्छे से काम करती है। अगर उसे रेगुलर आप उसकी क्लीनिंग कर रहे हैं, ऑयलिंग कर रहे हैं, तो शायद ही वो कभी खराब होगी। जो भी आपकी सिलाई मशीन होती है उसको बेसिकली आप क्लीनिंग करिए, ऑयलिंग करिए, और ये क्या होता है कि हमेशा चिकनाहट मांगती है कि आप वो हमेशा ऑयलिंग में ही रहनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि अगर उसके सूख जाएगा तो उसके पार्ट्स जो होते हैं वो जाम हो जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मशीन जो है वो काफी लंबे टाइम तक चले और अच्छे से वर्क करे, आपका जो काम है वो ना रुके, तो उसकी रेगुलर ऑयलिंग करते रहिए और उसकी क्लीनिंग हमेशा करनी चाहिए, और उसको अच्छे से कवर में पैक कर देना चाहिए। अगर जैसे आपने स्टिचिंग कर ली तो उसके ऊपर एक कवर डाल दीजिए, जिससे क्या उसके अंदर कोई भी धूल या फिर गंदगी नहीं जाएगी। और अगर आप मशीन का यूज डेली कर रहे हैं तो उसके अंदर वीकली में एक बार जरूर तेल डालें, और अगर आप मशीन का यूज बहुत कम कर रहे हैं तो महीने में एक बार जरूर उसकी क्लीनिंग करिए और उसके अंदर ऑयलिंग दे करके उसको साफ कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो मशीन है वो लॉन्ग टाइम तक चलती है। यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी हुई है किस तरीके से आप मशीन की केयर कर सकते हैं, उसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं। जैसे आपकी जो मशीन है उसको क्लीन करना ही सबसे ज्यादा अच्छी देखभाल होती है, क्योंकि जो आपकी सिलाई मशीन होती है उसके अंदर अगर धूल या फिर कोई भी धागा फंस जाए तो वो जल्दी खराब हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि आप जब भी उसके अंदर स्टिचिंग करें तो उसके बाद उसकी क्लीनिंग करके ही उसको रखें, तो क्या होगा कि वो जल्दी खराब नहीं होगी और आपका वर्क भी कभी नहीं रुकेगा। और कभी भी हम जब भी स्टिचिंग करते हैं तो उसके अंदर जो
आपकी सिलाई के लिए जो हम धागा यूज करते हैं तो वो कभी भी बैड क्वालिटी का यूज ना करें। इससे क्या होता है कि आपकी मशीन के अंदर वो कहीं पे भी फंस जाता है या उसके अंदर कहीं ना कहीं गांठें होती हैं, जिसके कारण क्या मशीन के अंदर रुकावट पैदा हो जाती है। तो वो क्या करती है कि आपकी मशीन को धीरे धीरे खराब करने लग जाती है और उसके रेशे निकलते हैं, तो उसके कारण भी उसके अंदर कई धूल कण इकट्ठा हो जाते हैं और वो मशीन के ऐसे पार्ट्स में चिपक जाते हैं जिसके कारण क्या वो रुकना स्टार्ट कर देती है या फिर आपके धागे को तोड़ना स्टार्ट कर देती है। तो इसलिए जब भी आप स्टिचिंग करें तो जो भी आप धागा यूज कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आप जब भी मशीन का यूज कर रहे हैं और अगर आपको अपने थ्रेड्स की टेस्टिंग करने की किस तरीके से आपका धागा मजबूत है या नहीं है, तो क्या करिए कि स्टार्टिंग में आप जब भी स्टिचिंग करें तो धीरे धीरे अपने मशीन को चलाएं, जिससे पता चल जाएगा कि आपका जो टेंशन डिवाइस है वो लूज या टाइट है या फिर आपका जो धागा है वो सही है या नहीं है। और हमेशा कोशिश करिए कि जो भी आपकी मशीन के अंदर निडल यूज होती है उसको आप रेगुलर चेंज करें। अगर आप मशीन की जो निडल है उसको चेंज नहीं करते तो वो घिस सकती है और वो मशीन के अंदर टूट जाएगी। अगर मशीन के अंदर ज्यादा निडल टूटती है तो आपकी मशीन खराब हो जाती है। और मशीन से ऐसी चीजें बिल्कुल दूर रखिए जिससे क्या आपके चिप्स हो गए या फिर जो भी आप खाने वाली चीजें जिससे आपकी मशीन डैमेज हो सकती है, उन सब चीजों को मशीन से दूर रखिए। और अगर आप इलेक्ट्रिक स्विंग मशीन का यूज कर रहे हैं तो यूज करने के बाद जो उसके जो प्लग है उसको निकाल दें। जब भी आप उसकी क्लीनिंग कर रहे हैं तो क्या करिए, नायलॉन का फैब्रिक को उससे उसकी क्लीनिंग करिए या फिर आप ब्रश का यूज करके मशीन को साफ कर सकते हैं। जैसे आपका बॉबिन केस हो गया, शटल्स हो गए, इनको आसानी से आप क्लीन कर सकते हैं। और अगर आप फीड डॉग को क्लीन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, या तो निडल का यूज कर लीजिए या फिर आप कोई भी चिमटी वगैरह होती है उससे आप उसकी सफाई कर लीजिए। अगर आपने उसके अंदर ब्रश का यूज किया तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा खराब हो जाए, तो इसलिए निडल का यूज करके आप उसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। और मशीन के अंदर हमेशा रेगुलरली ऑयल देना जरूरी होता है। इससे क्या होता है कि जो भी उसके अंदर एक्स्ट्रा गंदगी होती है या फिर जो भी थ्रेड्स होते हैं वो गल के निकल जाते हैं और उसकी क्लीनिंग हो जाती है और कहीं से भी वो जाम नहीं होती या रुकना स्टार्ट नहीं होती। जब भी आप मशीन को यूज करने के बाद रखते हैं तो उसके अंदर क्या ऑयलिंग दे दें और जो आपका फीड डॉग है उसके नीचे एक छोटा सा फैब्रिक रख दें और उसको जो आपकी निडल है उसको उसके अंदर डाल दें। जिससे क्या होगा कि जो आप गंदगी होगी बाहर की वो आपके फीड डॉग पर नहीं जाएगी और वो खराब नहीं होगा। और उसके बाद मशीन को अच्छे से कवर करके फिर रखिए। और कभी भी हमें मशीन को जो उसका फीड डॉग है प्रेशर फुट को फीड डॉग पर रख करके खाली ना चलाएं। अगर आपको जब भी चेक करना है तो हमेशा फैब्रिक को रख कर ही उसको चेक करिए। अगर आप उसके प्रेशर फुट फीड डॉग पे रख के अगर उसको चलाते हैं तो क्या होगा कि उसके जो दांते हैं वो घिस जाएंगे और वो अच्छे से काम करना बंद कर देगी या फिर वो खराब हो सकती है। तो इन सब चीजों का ध्यान रख के आप आसानी से अपनी मशीन की केयर कर सकते हैं, उसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक था उसके अंदर हमने मशीन के कुछ केयर और मेंटेनेंस के बारे में जाना। मशीन का जो थ्रेडिंग है वो किस तरीके से यूज होता है, प्रेशर फुट का यूज आप कैसे कर सकते हैं फैब्रिक पर, ये सारी चीजें हमने अच्छे से समझी है। तो आई होप जो आज का टॉपिक है वो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। जो भी स्टिचिंग से रिलेटेड या फैशन से रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं वो आसानी से इन सब चीजों को समझ सकते हैं और इनका यूज करके अपनी डेली लाइफ में अपनी मशीन को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं और उसे संभाल सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक में भी हम कुछ ऐसी ही कुछ और नई इंफॉर्मेशन लेके आएंगे जो आपके स्टिचिंग से रिलेटेड होगी या फिर आपके फैशन से रिलेटेड आपके लिए यूजफुल रहे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि जो भी स्टिचिंग से रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं या फैशन से रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं वो आसानी से इन सब चीजों को सीख सके। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।